आज हम चर्चा करेंगे क्यों प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में विफल रहा और आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किस प्रकार की और आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है। तो सबसे पहले तरंग सिद्धांत की विफलता। तरंग सिद्धांत की विफलता के क्या कारण थे? देखिए, जब प्रकाश तरंग रूप में चलता है तो तरंग की जो ऊर्जा होती है वह आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात ऊर्जा आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, और हम जानते हैं कि तीव्रता भी आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता भी आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसलिए ऊर्जा जो होगी वह तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगी। यदि प्रकाश तरंग रूप में चल रहा था तो प्रकाश की जो ऊर्जा थी वह उसकी तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए थी। अर्थात तीव्रता बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़नी चाहिए थी। लेकिन प्रकाश विद्युत समीकरण के जो नियम है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो नियम है, वह दर्शाते हैं, प्रयोगों से जब देखा गया कि अगर हम तीव्रता कितनी भी बढ़ा लें, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि उसकी आवृत्ति ना बदली जाए। अर्थात तीव्रता और ऊर्जा का यह जो रिलेशन था, यह इसकी व्याख्या करने में असफल रहा कि क्यों प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के बावजूद उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा नहीं बढ़ती है। अब दूसरा जो पॉइंट है वह भी पहले से कोरिलेटेड है, क्योंकि प्रकाश की ऊर्जा तरंग रूप में तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है। यदि हम किसी धातु पर एक निश्चित ऊर्जा अर्थात उसकी तीव्रता इतनी हो कि वह उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, तो यदि हम उसकी आवृत्ति को कुछ भी रखें, आवृत्ति चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, कुछ भी रखें, कम या ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि I नियत है, इस प्रकार है कि वह उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सकता है, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, तो न्यू को, आवृत्ति को हम कुछ भी रखें, कम या ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये पॉइंट भी, इसकी व्याख्या भी तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं हो पा रही थी। और तीसरा कारण था कि यदि प्रकाश तरंग रूप में चलता तो जब भी प्रकाश धातु की सतह पर पड़ता तो पूरे धातु के पृष्ठ पर फैलता, जिससे इसके पृष्ठ के सभी इलेक्ट्रॉन इस प्रकाश को अवशोषित करते और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को बढ़ने में कुछ समय लगता। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ने में कुछ समय लगता, जिससे इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में भी समय लगता। अर्थात समय पश्चिता होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं होता। जैसे ही प्रकाश धातु के पृष्ठ पर गिरता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। तो ये तीन कारण जो थे, इनकी व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत विफल रहा। इसीलिए आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या
प्लांक के द्वारा जो क्वांटम सिद्धांत था उसके आधार पर की। तो आइंस्टीन की जो व्याख्या है उसका जो बेस है वह है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इसके आधार पर करी। आइंस्टीन ने करी थी 1905 में। इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखिए, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश चलता है वह छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, और एक बंडल या ये जो पैकेट थे इसको हम कहते हैं फोटोन। और इनकी जो ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा, वह होती है एच न्यू। एच माने प्लांक नियतांक, न्यू माने आवृत्ति। यानी कि जो ऊर्जा थी वह आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती है। अर्थात जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी ऊर्जा भी बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगी तो ऊर्जा भी घटेगी। अब इसके आधार पर आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। आइंस्टीन ने कहा, जब भी ये फोटोन धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे देता है और इसका अस्तित्व, फोटोन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी कि फोटोन की समस्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिल गई। अब यह इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का कुछ भाग, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का कुछ भाग धातु के पृष्ठ से निकलने में व्यय कर देता है तथा शेष इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है। तो यहां कहने का मतलब ये हुआ, जो ये फोटोन की ऊर्जा थी इसने अपनी सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दी और इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ ऊर्जा तो धातु के पृष्ठ से निकलने में व्यय की तथा शेष इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो गई। माना फोटोन की ऊर्जा हमने मान लिया एच न्यू थी, धातु के पृष्ठ से निकलने में व्यय ऊर्जा इसको हमने W माना, और शेष इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यदि हम फोटोन की ऊर्जा एच न्यू नॉट इस प्रकार माने कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जीरो हो, अर्थात फोटोन की ऊर्जा केवल इतनी है कि वह इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके। इस केस में एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर फोटोन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग v हो तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये हमारी आ गई आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब देखिए समीकरणों की व्याख्या कैसे होती है। नंबर 1, अब देखिए तीव्रता। तीव्रता माने हुआ नंबर ऑफ फोटोन। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी
नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, अर्थात धारा बढ़ेगी, अर्थात धारा बढ़ेगी। तो पहला नियम कहता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रकाश वैद्युत धारा तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती है तो धारा बढ़ती है। दूसरा, अब देखिए यहाँ पर जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वह न्यू पर निर्भर कर रही है, आई पर नहीं। तो दूसरा नियम यही था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, आई पर निर्भर नहीं करती। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तीसरा पॉइंट, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यू आवृत्ति पर निर्भर करती है। देखिए आवृत्ति के अनुक्रम, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी बढ़ती रहेगी। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब चौथा पॉइंट, यदि न्यू का मान न्यू नॉट से कम हो तो काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, ये पद बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो देखिए ये नेगेटिव था तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, जो कि संभव नहीं है। अर्थात कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ये हमारा चौथा पॉइंट आ गया कि भाई एक न्यूनतम आवृत्ति आवश्यक है, यदि उस न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। और पांचवा पॉइंट था कि समय पश्चिता। अब जैसे ही कोई फोटोन धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन उसका अवशोषण कर लेता है और उसकी संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन में आ जाती है और इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर आने लगते हैं, अर्थात कोई समय पश्चिता नहीं होती। इस प्रकार आइंस्टीन ने अपने प्रकाश वैद्युत समीकरण के द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, करिएगा।